हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है 2-3 दिन के बाद पेपर है आपका, तो आपके पास समय की बहुत कमी है। तो लास्ट टाइम में ये क्विक रिवीजन सेशन हम लेकर आए हैं। इसमें मैं आपको सीडीपी के पिछले 3 से 4 साल के जितने भी क्वेश्चन जो है यूटेट में आए थे वो सभी आपसे डिस्कस कराऊंगा। जो अभी आप मेरे पास सेट देख रहे हैं ये यूटेट 2021 का है, ठीक है। यूटेट 2021 का सीडीपी है, यूटेट 2 का है। इसके बाद हम यूटेट 2021 के यूटेट 1 का आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद 2019 के दोनों यूटेट फर्स्ट और सेकंड के सीडीपी, 2020 के यूटेट फर्स्ट सेकंड, यानी कि यहाँ पर हम कम से कम जो है 200 से 300 क्वेश्चन में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा होगा, एक मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। पिछले पेपर से को मैं जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन आए थे वो सभी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ये क्विक रिविजन सेशन आप लोगों के लिए है दोस्तों, ठीक है। फटाफट से आप जो है वीडियो को, सेशन को लाइक कर लो, बाकी लोगों तक शेयर भी कर लो। आप लोगों से ये मैं जो है शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि लास्ट समय है यार। फटाफट से आप लोग जितने भी पिछले साल पिछले टाइम पे जितने भी आए हैं वो सभी एक वीडियो में आप लोग जो है समझ पाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पिछले 2021 के पेपर की हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर फर्स्ट वाला, ठीक है। इसे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वो कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है? तो भाई ये अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है। हम यहाँ पर फटाफट से क्विक रिवीजन सेशन है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक अंगों या संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहेंगे? तो समवृद्धि कहेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा समवृद्धि। उसके बाद नेक्स्ट है, स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कार्यकारी स्मृति जो है ये स्मृति का प्रकार नहीं है, कार्यकारी स्मृति, ठीक है, स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु और पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को क्या कहा जाता है? तो भाई इसको कहा जाता है समग्र चिंतन। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होने वाला है, ठीक है। समग्र चिंतन इसको कहा जाता है। आपके पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बाद में पढ़ने के लिए, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन को आप बाद में देखना चाहें तो। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहिए, ठीक है। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है? तो साथियों ये उपागम परिहार द्वंद्व का उदाहरण है, ठीक है। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना, तो ये उपागम परिहार का द्वंद्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया था? ठीक है, बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट है। आपने बुद्धि के बारे में मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें शायद आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला होगा। 2-3 चीज़ें थी, जगह समझ में नहीं आया तो हम बाद में डिटेल वीडियो बनाएंगे इसका। तो अभी फिलहाल क्विक रिविजन है। तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया था दोस्तों विलियम स्टर्न ने दिया था, ठीक है, विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है वर्तमान समय में। आपने जब मनोविज्ञान को पढ़ा होगा तो उसमें विभिन्न स्टेज आते हैं। किसी समय इसको आत्मा विज्ञान कहा गया, कभी मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, अभी इस समय जो है इसको वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो प्रक्षेपी परीक्षण जो है MMPI नहीं है, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है क्या नहीं है, प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। अब यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको चाहिए तो ये आप इसके लिए जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर प्रोजेक्टिव टेस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, किस लिए करना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन? क्योंकि वो क्या कर सके दोस्तों, अपने मतलब शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ठीक है, इसकी सहायता से। क्योंकि मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से वो क्या करेगा, अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना पाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट में, कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो आपका कर्तव्य उसे विश्वास में लेकर के उसको समझाना आपका मूल कर्तव्य होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं? तो परिकल्पना जहाँ पर कर सकता है आदमी, चिंतन कर सकता है, वो कौन सी अवस्था होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। चलिए आगे है, एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। तो ये कथन
किसका है दोस्तों? तो ये कथन है दोस्तों, अच्छा ये कथन सही गलत अनिश्चित या स्पष्ट पूछ रहा है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बुद्धि परीक्षण जो है पूर्णतः शाब्दिक हो सकता है, पूर्णतः शाब्दिक हो सकता है, या अवाचिक, या फिर पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। तो ये जो पूरा ये कथन कहा गया है, ये कथन सही है, गलत है या अनिश्चित है, क्या पूछ रहा है? तो ये सही है बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को अधोलिखित परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, किन परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है बिल्कुल सही है ये तो बिल्कुल ठीक ही है। इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप में अनन्य होती है, ये भी ठीक है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, व्यक्तित्व की बात यहाँ पर को की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन किस में सही हैं? केवल एक दो देखिए सारी विशेषताएं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, गाल को छूने पर सिर को मुड़ाना और मुख खोलना नवजात शिशु में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है? जब आप किसी बच्चे को के गाल को छूते हैं, जैसे सुलाया है बच्चा, उसके गाल को ऐसे छुएंगे तो आपकी तरफ को, हाथ की तरफ को अपना मुंह घुमाता है और मुंह खोलता है बच्चा, है ना, जैसे कि कुछ मतलब हर चीज़ को खाने की कोशिश करता है वो। ठीक है, मुंह खोलता है इस तरीके से, उसको लगता है कि मेरे मुंह में मुझे कुछ खाने को मिल रहा है, तो ये जो है रूटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है? ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर को सही होने वाला है। ठीक है, रूटिंग। चलिए ये रूटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? तो किशोरों की प्रमुख चुनौती दोस्तों इनमें से जो है असुरक्षा और निर्भरता नहीं है। ठीक है, असुरक्षा और निर्भरता इस समय नहीं होती है उनके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राणियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती है, किस प्रकार का प्रबलन प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऋणात्मक प्रबलन। ठीक है, तो ऋणात्मक प्रबलन जो है यहाँ पर प्रदान करेगी। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है? संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक और स्वायत्त। ठीक है, तो किसके अनुसार यहाँ पर पूछ रहा है? तो ये फिट्स के अकॉर्डिंग जो है ये 3 चरणों में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो या वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको देख सकते हैं, फिर बाद में प्ले कर लेना और क्वेश्चन अपना मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के बच्चों का पेशी समन्वय और हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है? ठीक है, तो किस प्रकार के बच्चों का होता है दोस्तों? अधिगम अशक्तता जिन बच्चों में होती है उनका होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर कुछ सही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है? तो स्मृति की एक अवस्था जो है अवधान जो है स्मृति की अवस्था नहीं होती है, अटेंशन। आगे बढ़ेंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार की तर्कणा कहलाती है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है? निगमनात्मक होता है। ठीक है, इसमें निगमनात्मक में क्या होता है दोस्तों? पहले नियम दिए जाते हैं, ठीक है, नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है? निगमनात्मक होता है। आगे बात करेंगे किस प्रकार की चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्यतः चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण आते हैं? तो ये किस प्रकार में आते हैं? अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम एच मॉस्लो के अनुसार के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है? तो ये जो है शरीर क्रियात्मक आवश्यकता जो है इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है? तो मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में जो है भूख अभिप्रेरक नहीं आता। ऑप्शन सी ठीक होगा। अगला है क्षुधा अभाव और क्षुधातिशयता तथा अनियंत्रित भोजन किस विकार समूह के अंतर्गत आते हैं? तो भैया आते हैं पोषण और भोजन विकार के अंतर्गत। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है दोस्तों बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, सर्वाधिक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? तो किसे नहीं किया जा सकता? शिक्षा दर्शन को नहीं किया जा सकता। ठीक है, शिक्षा दर्शन को जो है
बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। बाकी बाल कल्याण है, मनोविश्लेषण और मानसिक स्वास्थ्य, ये तीनों को कर सकते हैं, किया जाना चाहिए। अगला है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का पूरा जो व्यवहार है, पूरी परिवर्तन और सारी चीज़ें, इसका अध्ययन किया जाता है। आगे बात करेंगे बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? तो ये उपचारात्मक विधि का सहारा लिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, उपचारात्मक विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो भाई बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्ती के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है? तो ये प्रयोगात्मक विधि होती है। ठीक है, प्रायोगिक विधि आप इसको कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, तो साथियों चलिए ये तो हो गया यूटेट 2021 के सीटीपी में जो 30 क्वेश्चन आए थे। अब हम फटाफट से 2021 के यूटेट फर्स्ट में जो सीटीपी के क्वेश्चन आए थे उसको देख लेते हैं। मेरे क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आप भी अपना आंसर रेडी रखेंगे। किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट की बात कही है? तो किसने कही है भाई? ये एरिक एरिक्सन ने कही है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला। अगला है आत्म का तात्पर्य क्या है? तो आत्म का तात्पर्य क्या होता है? आत्म, मैंने एक पेपर आपको सॉल्व पहले भी कराया हुआ है दोस्तों। आत्म जो है अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, उसके विचारों, उसके चिंतन और भावनाओं की समग्रता से होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है। ठीक है, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आप इस क्वेश्चन को अपना आंसर रेडी रखें, उसके वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है आप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? तो दोस्तों इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में किसी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है, यह भी बिल्कुल सही है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होने वाले हैं। आगे है व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। तो इसका अग्रणी किसको माना जाता है? ऑलपोर्ट को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही है दोस्तों, ऑलपोर्ट को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत बेंडूरा ने दिया था। जब मैंने आपको सॉल्व कराया था, डिटेल में बहुत सॉल्व कराया। ठीक है, बेंडूरा का सिद्धांत क्या था वगैरह ये सब चीजें, तो ये किसने दिया है? बेंडूरा ने दिया था। अगला है एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है और इसका यह व्यवहार उसकी डॉट डॉट का संकेतक है। तो किसका संकेतक है दोस्तों? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा का संकेतक है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल ठीक होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है? ठीक है, तो इसका ये होगा व्यवहारवादी। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही होने वाला, व्यवहारवादी। अगला है नकारात्मक पुनर्बलन का क्या अर्थ है? जब ये पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया था तो डिटेल में बताया था नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, किस में आप लोग कंफ्यूज करते हैं। तो नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ होता है अप्रिय उद्दीपन जो है उसको समाप्त कर देना, उसको हटा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट ऑप्शन डी इसका सही था। आगे बढ़ेंगे। अभिक्रमिक अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो अभिक्रमिक अधिगम जो है किस पर आधारित है दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। 9 का बी यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। अगला है गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है और इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं तो वह नियम कौन सा है? तो वो अभ्यास का नियम होता है। ठीक है, अभ्यास का नियम होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिरुचि का अर्थ क्या है? तो अभिरुचि, देखिए यहां पर अभिरुचि, थोड़ा स्क्रीन छोटी कर लेता हूं मैं। अभिरुचि का मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक या फिर एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में खुद को अधिक व्यस्त रखने की को वरीयता देना या खुद को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। तो ऑप्शन ए में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है? तो जो परीक्षणकर्ता वार्तालाप की बात हो रही तो भाई इंटरव्यू होगा, जाहिर सी बात है, साक्षात्कार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो विकास के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों? विकास एक आयामी है। ठीक है, विकास एक आयामी है, ऐसा नहीं होता है। चहुमुखी होता है विकास। ठीक है, एक आयामी नहीं होता है।
चलिए, मल्टी डायमेंशनल होता है, यूनि डायमेंशनल नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास और वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को। जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतया क्या कहलाती है? तो भाई देखिए, यौन आरंभ से, ठीक है, जहाँ से यौनारंभ कहा जाता है, तो वो कौन सी अवस्था? जाहिर सी बात है भाई, किशोरावस्था होगी ना। ऑप्शन डी यहाँ पर को बिल्कुल सीधा सीधा सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित हैं जितने कि वो स्वयं। ठीक है, उनको लगता है भाई जितना हम अपने प्रति ध्यान दे रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं। भीड़ में जाएंगे, उनको लगता है सब हमको ही देख रहे हैं। ठीक है, उनको एक छलछलाट बलबलाट वाला स्थिति रहती है उनके साथ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या फिर उनकी अनुभूति को नहीं समझता। सबको लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता यार, सब ऐसे ही हैं, मुझे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता, मुझे कोई नहीं जान। तीसरा है, व्यक्तित्व दंत कथाएं प्राय किशोरों की डायरियों का भाग होती है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। इनके सभी जो है इनके गुण हैं दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट है, एनोरेक्सिया नर्वासा क्या है? मैंने आपको ये बताया था उस समय जब सॉल्व कराया था पेपर। तो एनोरेक्सिया नर्वासा जो है एक आहार ग्रहण संबंधी विकार है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ठीक सीधे सीधे सी सही होने वाला है। मंद प्रकाश के प्रभाजन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से बताया था। तो ये प्रकाश अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, लाइट एडेप्टेशन कहलाता है। आगे है, निम्नलिखित कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो है अधिगम है। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है, ये भी सही है। निम्नलिखित, आप देखिए, दो सही होता है, उपरोक्त सभी सही ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर और ऑप्शन कोई ऐसा है ही नहीं। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। बिल्कुल, ये भी ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता जो है परिवर्तनशीलता नहीं होती है। ठीक है, परिवर्तनशीलता नहीं होती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्वितत्व कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जब पढ़ाया था आपने, अगर मेरे साथ पढ़ा था तो फिर आपको ये पता होगा, मैंने अच्छे से बताया था आपको दोस्तों। बुद्धि का द्वितत्व द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन बी यहाँ पर को सॉरी ये स्फीयरमैन ने किया था दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, स्फीयरमैन ने किया था, सॉरी माफ़ी चाहते, तो स्फीयरमैन ने किया था ये। उस समय मैंने आपको ये पूरा डिटेल में द्वितत्व कारक सिद्धांत कैसे होता है और इसकी पूरा मैंने उसको दो भागों में जी फैक्टर एस फैक्टर ऐसे बना करके आपको दिखाया था, समझाया था उस समय ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुक्रिया व्यवस्थापन और चरित्रकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित होता है? ठीक है, तो ये भावात्मक पक्ष में से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी अभिप्रेरणा की अवधि नहीं है? तो अभिप्रेरणा की अवधि दोस्तों प्रत्यास्मरण नहीं होती। अभिप्रेरणा की अवधि, ठीक है, प्रत्यास्मरण जिसको क्या कहते हैं? रिकॉल कहते हैं। ठीक है, रिकॉल जो है अभिप्रेरणा की अवधि में नहीं होता है। बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए जो है स्वास्थ्य भी होता है दोस्तों, प्रभावित करता है। जो शारीरिक विकास भी होता है, वातावरण भी होता है, आपसी संबंध भी होता है, पारिवारिक संबंध भी होते हैं, वास पड़ोस, पर्यावरण, समुदाय, समाज, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के संवेगात्मक विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी सही यहाँ पर होने वाला है। अनुक्रियाजन्य अनुबंध किसे कहते हैं? अनुक्रियाजन्य जो है अनुबंध, यानी कि आर कंडीशनिंग टाइप जो होता है। ठीक है, टाइप आर कंडीशनिंग इज नोन एज। ठीक है, तो किस इसको अनुक्रियाजन्य अनुबंध जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपके सक्रिय अनुबंधन को। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हुआ। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं संबंधित है। आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं जो है मॉस्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित। ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। संवेदी स्मृति किसे कहते हैं? संवेदी स्मृति कहते हैं तात्कालिक स्मृति को। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तात्कालिक स्मृति को कहते हैं संवेदी स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से कथन सृजनात्मकता तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य हैं? सृजनात्मकता तथा क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के संबंध में कौन से कथन सत्य है? पूछ रहा, नीचे कोड देखिए, उसके हिसाब से आपको ये मैच करने होते हैं। देखिए यहाँ पर
सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है, ये तो बिल्कुल सही बात है। बुद्धि हो जाना यह निश्चित नहीं करता है कि व्यक्ति सृजनशील भी हो। अगर कोई बुद्धिमान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिएटिव भी होगा, ये भी सही है। सृजनात्मक परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है, जबकि बुद्धि परीक्षणों में अभिसारी चिंतन का प्रयोग होता है या उपयोग होता है। तो भाई यहाँ पर सभी के सभी क्या हैं, सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा फिर, 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्तिक और पार्श्विक अंतर्नोदों का भंडार होता है, ये अचेतन मन होता है। मैंने उस दिन आपको पूरा डिटेल में इसको बताया था। ठीक है, अचेतन मन। आगे बढ़ेंगे। वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं, तो दोस्तों इसको दमन कहा जाता है। ठीक है, दमन युक्ति के अंतर्गत किया जाता है, इसको दमन कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये हुए आपके 2021 के यूटेट के जो सीटीपी के क्वेश्चन आए थे। ऐसा मत सोचना कि मैंने यूटेट फर्स्ट नहीं देना है, मैंने तो यूटेट सेकंड ही देना है। तो दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सीटीपी के क्वेश्चन है ये दोनों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी मतलब आप फर्स्ट आपने पढ़ा है तो हो सकता है वो सेकंड में भी आ जाए, और सेकंड में आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो हो सकता है वो फर्स्ट में भी आ सकता है। ऐसा बिल्कुल भी आप मन में मत रखना। चलिए ये 2 हो गए। अब हम सीधे आते हैं 2020 के ऊपर। 2020 में यूटेट सेकंड में कैसे क्वेश्चन आए थे उनको हम फटाफट से देख लेंगे सीटीपी के अंदर। देखिए पहला क्वेश्चन है, दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है, तो ये कहलाता है दैशिक या स्थानिक बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो। आंसर जो है यहाँ पर मैं बताऊंगा फटाफट से। जैसे कि आपको पता है हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है, और रिवीजन चल रहा है फटाफट से। चलिए आगे है, लोग जिनका IQ 90 से 109 रेंज के बीच होता है तो उनकी बुद्धि कैसी होती है, श्रेष्ठ बुद्धि होती है, सामान्य से उच्च बुद्धि, औसत बुद्धि होती है या फिर अल्प बुद्धि होती है। तो भाई ये होती है औसत बुद्धि। ठीक है, 90 से 109 क्या मानी जाती है, औसत बुद्धि मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। सांवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आता है, तो जिसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, परिशुद्ध मूल्यांकन भी आता है और प्रकटीकरण भी आता है और संवेगों का नियमन भी आता है। तो यहाँ पर 3 के 3 जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कथन और प्रभाव यहाँ पर दिए गए हैं। शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसीलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय उन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। तो ये तो हो गया कथन। अब इसका प्रभाव यहाँ पर देखिए आप, यह है उनकी पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना कूदना। तो अब यहाँ पर ये दोनों कथन और जो प्रभाव है वो सही है गलत है, कौन सही कौन गलत, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया भी है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन और प्रभाव जो है ना ये दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्वस्थ व्यक्ति कौन है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति आप किसे कह सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक हो, ऐसे व्यक्ति को आप स्वस्थ कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम इसको स्वस्थ कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। दूसरा है, स्वयं को स्वीकार करता हो, खुद को स्वीकार करता हो। ठीक है, एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ से, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 भी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। तीसरा है, जो अतीत में नहीं जीता है और भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, स्वस्थ व्यक्ति है, यानी कि उसमें चिंता दुश्चिंता वगैरह नहीं है। ठीक है, ये भी स्वस्थ व्यक्ति, यानी कि 3 के 3 यहाँ पर सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है, तो संज्ञानात्मक कौशल होता है दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता। ठीक है, तो आलोचनात्मक चिंतन में क्या होते हैं, इंगेज्ड जो है, इसको क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक कौशल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्तंभ अ को स्तंभ 2 से आपको ब से मिलान करना है। ठीक है, तो स्तंभ अ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ विकास दिए गए हैं और स्तंभ ब में दिया गया है कुछ क्रिएटिव मतलब कुछ कार्य दिए गए हैं जिसके द्वारा से जो है क्या विकास बढ़ेगा या विकास होगा। आप देखिए सबसे पहले शारीरिक विकास दिया है। ठीक है, शारीरिक विकास जो है किससे होता है भाई, शारीरिक विकास तो जाहिर सी बात है ना, खेल और व्यायाम से ही शारीरिक विकास बढ़ेगा। उसके बाद मानसिक विकास की आप यहाँ पर बात करेंगे तो मानसिक विकास, मन का विकास किससे होता है, भाषा और गणित से मानसिक विकास होगा। नैतिक विकास की अगर बात करेंगे तो नैतिक कहानियों से नैतिक विकास होगा। और सामाजिक विकास की अगर बात करेंगे तो ये समूह के कार्यों से ये विकास होने वाला है। तो आप इसको फटाफट से देख लो, नीचे इसके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आपको टिक करना होगा।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोविज्ञान के द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है दोस्तों? तो ये अल्बर्ट बैंडुरा के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर इसका उपयोग किया जाए, यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? तो भाई ये थॉर्नडाइक के जो है अभ्यास के नियम से संबंधित है। ठीक है, अभ्यास के नियम से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्मृति के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है। तो सीखने के नियम में जो है प्रत्यक्षीकरण होता है, धारण होता है, प्रत्यास्मरण होता है और पहचान होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये कारक जो है आयु और परिपक्वता है दोस्तों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, अभिप्रेरणा का स्तर और इच्छा शक्ति है। यानी कि ये सब के सब जो है इसके सही जवाब उपरोक्त सभी। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले भी जो है डिस्कस किया था। यदि पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री या फिर सिखाई जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता है तो बच्चे उसमें सीखने में रुचि नहीं लेते या उन्हें सीखने में कठिनाई होती है, या फिर ये दोनों। बिल्कुल सही बात है भाई, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर संभव हैं। ठीक है, उनको बच्चों को उसमें रुचि भी नहीं लेंगे और सीखने में कठिनाई भी होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल जो है ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वस्तुनिष्ठ परीक्षण हैं? ठीक है, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के परीक्षण इनमें से कौन कौन से पूछे जा रहे हैं? देखिए, सत्य असत्य जो है ये तो बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। मिलान करना और बहुविकल्पी, ये सभी जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। अगला है, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पर एक निबंध लिखी, यह किस चीज़ का उदाहरण है? तो भाई ये विस्तारित उत्तरी जो होते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप जो होते हैं ये विस्तारित उत्तरी निबंध प्रश्न हैं। आगे बात करेंगे भारत नई दिल्ली, ठीक है, अनुपात में जो मतलब मैच करने वाले होते हैं, तो भारत और नई दिल्ली, उसी प्रकार से यूके किससे संबंधित है? भारत की राजधानी कहाँ है भाई? नई दिल्ली है। ठीक है, इस तरीके से। और यूके की राजधानी कहाँ है? ये यूके उत्तराखंड नहीं है। ठीक है, तो यूके यूनाइटेड किंगडम वाला, तो उसकी राजधानी कहाँ पर है? तो इस तरीके के जो उदाहरण हैं ये पहचान पर आधारित प्रश्न होते हैं, चयन पर आधारित प्रश्न, सादृश्यता पर आधारित प्रश्न या प्रत्यक्ष प्रश्न। तो ये प्रश्न होते हैं दोस्तों सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। चलिए आगे है, ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है। तो इसमें किसका कैसा अधिभार दिया जाता है दोस्तों? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आकलन के उद्देश्यों को अधिभार दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जो है आकलन के उद्देश्यों का अधिभार दिया जाता को, और विषय क्षेत्रों को और प्रश्नों के प्रकार को। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसी के आधार पर तो इनका वेटेज दिया जाता है। जब ब्लूप्रिंट आप बनाते हो किसी भी पेपर का, किसी परीक्षा का, तो उसमें आप किस आधार पर उसका वेटेज रखते हो? आकलन के उद्देश्यों का रखते हो, विषय के क्षेत्र का जो उसका एरिया है, विषय का कंटेंट का, एरियाज़ का, और उसके बाद प्रश्न के जो प्रकार हैं उनके आधार पर आप इनको रखते हैं। लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, या इस तरह से वेरी शॉर्ट। ठीक है, सीखने के प्रतिफल क्या हैं? तो सीखने के प्रतिफल देखिए, सीखने के उपकरण, सीखने की विधियाँ, आकलन के मापक और अधिगम के प्रकार। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आकलन के मानक। ठीक है, आकलन के मानक जो है क्या है? सीखने के प्रतिफल हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है दोस्तों वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होने वाला? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सुमेलित नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक रहते हैं कई बार। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष, शारीरिक क्षमताएं जो है, मनोगत्यात्मक पक्ष, अनुप्रयोग जो है। देखिए, अनुप्रयोग भावात्मक पक्ष नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो अभिव्यक्ति जो है भावात्मक पक्ष, ये ठीक है। अनुप्रयोग किस जो है क्रियात्मक पक्ष होगा। ठीक है, अनुप्रयोग क्रियात्मक पक्ष होगा। आगे बात करेंगे रूबिक्स क्या है? तो रूबिक्स क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए जो मानदंड समूह होते हैं इसको रूब्रिक्स कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में, ठीक है, तो विद्यार्थियों की जो प्रगति रिपोर्ट है उसमें विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण होना चाहिए और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए।
ठीक है, प्रगति रिपोर्ट में विद्यार्थियों के, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? ठीक है, तो सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना दोस्तों, सीखना एक सक्रिय और अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना क्या है? सक्रिय है और अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, इसको हम कहेंगे सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों में सामान्य रूप से नहीं होती है? तो ये दोस्तों याद करने की जो क्षमता है ना, ये नहीं होती। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है आपको। ठीक है, स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करना है। जो फ्लैश कार्ड है ना, फ्लैश कार्ड जो है किसके लिए होता है दोस्तों? अधिगम में अक्षम जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो है फ्लैश कार्ड यहाँ पर सही होने वाला है। फ्लैश कार्ड की जरूरत पड़ती है। जो टॉकिंग बुक है, तो टॉकिंग बुक जो है, टॉकिंग बुक का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? किन लोगों के लिए किया जाता है? टॉकिंग मतलब बोलने वाला, जो यानी कि दृष्टि में कमजोर होंगे ना, जो देख नहीं पा रहे होंगे, उनके लिए टॉकिंग यानी कि सुनने संबंधी चीज़ें होनी चाहिए। जो साइन लैंग्वेज है ना, जो जिनको साइन लैंग्वेज को होगा, जो सुन नहीं सकते, तो उनको दिखा करके काम होगा, साइन लैंग्वेज में ये काम आएगा। और मैग्नीफाइड क्लासेस एक ही बच जाता हमारे पास, तो ये अल्प दृष्टि वालों के लिए होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर जो सही होगा उस पर आप क्लिक कर लेना। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होता है। ठीक है, ये बता दिया मैंने, स्क्रीनशॉट मार लो इसका फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, कक्षीय स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है। तो श्रवण बाधिता की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं आप दोस्तों? देखिए, अब भाषाई कौशल के अभाव पर, ठीक है, भाषाई कौशल के अभाव पर जो श्रवण बाधिता है उनकी पहचान की जा सकती है। भाषाई कौशल उनके पास नहीं है, या भाषाई कौशल के अभाव में इसका कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या के द्वारा बिल्कुल, और बार बार दोहराने के लिए बोलना, ये भी बिल्कुल ठीक है। शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री परीक्षण, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा नहीं होगा। तो यानी कि 1 2 3 यहाँ पर सही है, 1 2 3 ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध किससे? तो डिस्ग्राफिया मैंने बताया मनोविज्ञान में कुछ बीमारियाँ होती हैं, तो ये लिखने की समस्या होती है। ठीक है, लिखने की समस्या डिस्ग्राफिया होती है। और डिसकैलकुलिया है और डिसग्राफिया है। ठीक है, इस तरह की कुछ बीमारियां होती हैं, इनके बारे में मैंने बताया भी है पहले। नेक्स्ट है, बहुसंवेदी उपागम का क्या अर्थ होता है? तो बहुसंवेदी उपागम जो है विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। अगला टास्क एनालिसिस क्या है? ठीक है, तो टास्क एनालिसिस है दोस्तों जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में बांटना, इसका कार्य होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आपको उनकी क्षमताओं को उजागर करना चाहिए लड़कियों की। ठीक है, क्षमताओं को उजागर बिल्कुल ठीक है। पुरुषों के कार्य या महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, कार्य का विभाजन नहीं होना चाहिए महिला पुरुष का, कि भाई ये तुम्हारा काम है, ये तुमको ही करना है, ये पुरुषों के लिए है, तुम नहीं कर पाओगी। इस तरह की जो विभेद आते हैं तो उससे निगेटिव प्रभाव जो है महिलाओं के मन में पड़ सकता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, उपरोक्त सभी ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम क्या होना चाहिए? तो मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम देखिए, नंबर 1 होना चाहिए शारीरिक। ठीक है, सबसे पहले शारीरिक होना चाहिए, दूसरा सुरक्षा होना चाहिए, और उसके बाद प्रेम और अपनत्व होना चाहिए, फिर आत्मसम्मान, लास्ट में आत्मसिद्धि। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका ठीक बैठेगा आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक अभी के अभी कर लो, आप फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर लो। तो ये यूटेट 2020 का पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे। अब हम यूटेट फर्स्ट 2020 का पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं। यूटेट फर्स्ट CDP 2020 में जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? तो दोस्तों आप देखिए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ये कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका? पियाजे का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? स्थानिक बुद्धि से संबंधित कौन से? एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। ठीक है, जटिल उपकरण को इकट्ठा करना ये स्थानिक बुद्धि से जो है संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी होगी?
तो ये पुरस्कार और प्रशंसा, ठीक है, मंदबुद्धि बालक जो है उनको पुरस्कार और प्रशंसा से ज़्यादा अभिप्रेरणा मिलेगी। अगला है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है। तो विशिष्ट बालकों की विशेषता इसमें से जो है दोस्तों जो है सामान्य बुद्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं ऐसे बालक जो विशिष्ट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, वे जो है स्वयं सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं स्वयं को, खुद को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है। तो शिक्षण कौशलों की विशेषता जो है शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। तो शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है। बाकी शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं या व्यवहारों से संबंधित होते हैं, ये भी ठीक है। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने सहायता सुगम प्रदान करते हैं, ये भी ठीक है। और शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। तो ये तीनों तो ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है। तो शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या जो नहीं करता है वो है शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। क्या सही है? आंख बंद करके आप इसका आंसर लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो अधिगम को स्पष्ट रूप से प्रभावित करने के लिए देखिए, अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों है, बिल्कुल ठीक है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है। ये सभी सही है, तो उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। तो शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? साक्षात्कार विधि जो है शिक्षण की विधि नहीं है, ठीक है। ये तो परीक्षण होता है ना, साक्षात्कार में शिक्षण थोड़ा ना होता है, इसमें परीक्षण होता है। प्रश्नोत्तर विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग और अन्वेषण विधि, ये सभी जो है शिक्षण की विधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं, ठीक है। तो शिक्षण के सूत्र कौन से हैं पूछ रहा है। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जटिल से सरल की ओर, सरल से जटिल की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर, ये सभी जो है क्या है दोस्तों शिक्षण के सूत्र, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक मैंने पहले भी आपसे एक किसी पेपर में आया था। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आपको ये देखना है। 2021 से मैंने पीछे की तरफ को फर्स्ट सेकंड करके शुरू किया है। आप देख पा रहे होंगे कितने क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिल रहे हैं पिछले पेपरों में भी, है ना। तो आप देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित जो कारक करते हैं वो दैहिक कारक भी होते हैं, वंशानुक्रम संबंधी कारक भी होते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं दोस्तों, पर्यावरण संबंधी कारक भी होते हैं। अब प्रयोगात्मक कारक नहीं हो सकते, है ना, ये तीनों होते हैं। तो 1, 2, 3 किस्म है, ये बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान जो है एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है। क्योंकि दोस्तों ये समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए आवश्यक है, सहायता करता है उसमें, है ना। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, हालांकि थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सी बात सही है। तो वृद्धि और विकास के संबंध में वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है और विकास में बाह्य कारक भी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है, ठीक है। वृद्धि क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। विकास में क्या होता है? बाह्य कारकों की आवश्यकता भी होती है। वृद्धि सीधे एक ही आप देख सकते हैं ना, शरीर में वृद्धि हो रही है, ठीक है, वो वृद्धि है, जाहिर सी बात है। अगर विकास की बात करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्यक्तित्व के विकास में विरासत और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों सी, तो इसमें लिखा है बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है, बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। बुरा परिवेश क्या होता है? अच्छी विरासत को भी दबा सकता है, जो बोलते हैं ना संगत। चलिए आगे बढ़ेंगे। और निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है। तो ये बताया था जीन पियाजे ने, ठीक है। बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित 4 भागों में बांटा था, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार किसका है? तो ये कहा था दोस्तों बांडुरा और उसके साथियों ने, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बेंडुरा, ठीक है, ऑप्शन डी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है, ठीक है। अवस्था नहीं है पूछा, तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था इसमें से नहीं है। बाकी प्राक, रूढ़िगत पश्चिम, ये संवेदी प्रेरक जो है ये किसकी है? फिर ये आपको मैंने बता दिया, ये पियाजे की है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक।
आगे बढ़ेंगे। 17वां क्वेश्चन है, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी और समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को आप क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे सूझ द्वारा अधिगम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। ठीक है, उसने सूझबूझ से काम लिया, थोड़ी देर सोचा और वो सूझ द्वारा युक्ति निकाल करके उसने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ, ठीक है, ऑप्शन अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण क्या हो सकते हैं? अपनाई जाने वाली चिंतन युक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? तो मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता जो है सेखी बघारना जो है मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, तो खोज अधिगम जो है इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विद्यार्थियों में समस्या समाधान जो है योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण देना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम से भाव है। तो पाठ्यक्रम क्या कहेंगे? विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव। ठीक है, खाली कॉपी किताब से संबंधित नहीं होता पाठ्यक्रम। ठीक है, जितना आपके सिलेबस में दिया है उसको सिलेबस नहीं कहेंगे, करिकुलम वगैरह जो भी है। तो ये पूरा इसका भाव क्या होता है? सभी सीखे गए अनुभवों से। वो उसके अंदर का आपके स्पोर्ट्स से भी आ जाता है, उसके अंदर का बाकी चीज़ें विद्यालय में जितनी भी चीज़ें आप सीखते हैं वो सब आ जाता है। NIVH किससे संबंधित है? तो दृष्टिबाधितों से संबंधित है। ठीक है, NIVH। चलिए आगे है, पूर्व भाषाई बधिरता होती है। पूर्व भाषाई बधिरता जो है भाषा अर्जन से पहले की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? तो ये है अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन बी। ठीक है, अर्धवृत्ताकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? ठीक है, तो ये सामान्यकरण की क्षमता जो है मंद बालक की नहीं है। ठीक है, मानसिक मंद बालक की नहीं है। कौन? अनुकरण से सीखना, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, सामान्यकरण की क्षमता। ठीक है, ये सामान्यकरण की क्षमता नहीं होती है, अनुकरण नहीं, सामान्यकरण की क्षमता। बाकी है, दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है। दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एकीकरण और सामाजिक मान्यता, ये दोनों ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है तो उसमें योग्यता है। तो उसमें कैसी योग्यता होगी? वैचारिक प्रवाह की योग्यता, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। अगला डिस्फेजिया क्या है? देखिए पिछले पेपर में एक दूसरी बीमारी के बारे में आया था, इस पेपर में दूसरी बीमारी के बारे में। इसका मतलब ये है कि आपको इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम में आपसे किसी के बारे में पूछा सकता है। तो ये डिस्फेजिया जो होता है ये होता है भाषाई असामान्यता। ठीक है, भाषाई असामान्यता। पिछली जो बताई थी आप उसको आपको लेखन से समस्या बताई थी, वो क्या था? कमेंट करो। संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है। संज्ञान क्या है? जानने की प्रक्रिया जिसमें क्या सम्मिलित नहीं होता है दोस्तों, वो सेखी बघारना नहीं होता। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। नेक्स्ट तो दोस्तों आपने जो है यूटेट फर्स्ट और सेकंड दोनों आपने देख लिए 2020 के। अब हम 2019 के पेपर देखेंगे, यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड दोनों में कैसे क्वेश्चन आए थे। 2019 में यूटेट फर्स्ट में CTP के क्वेश्चन जो आए थे उन्हें डिस्कस करते। तो पहला क्वेश्चन आया था उसमें, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। ठीक है, सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की शिक्षा में ... की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शिक्षा में जो है आनुवंशिकता और वातावरण ये दोनों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य दोस्तों ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण भी है, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण भी है और सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण भी है, यानी कि उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रसव पूर्व। ठीक है, प्रसव पूर्व यानी कि प्रसव होने से पहले, गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की अवस्था को। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है?
तो ये होता है औपचारिक परिचालन अवस्था के दौरान। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, औपचारिक परिचालन अवस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई थी। तो CAT विधि जो है बैकल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक होगा, बैकल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, TAT हेतु कितने कार्ड हैं? तो TAT के लिए कितने कार्ड हैं दोस्तों? यहाँ पर इसका आंसर जो है अलग अलग दिया जाता है हर जगह पर। तो इसकी क्या किया गया था, उस समय सभी लोगों को बोनस मार्क्स से इसके दे दिया गया था। ये क्वेश्चन ही सही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, निरंतरता और पैटर्न का सिद्धांत है, ये सभी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। MLL, ठीक है, न्यूनतम अधिगम स्तर, मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि, ठीक है, जिसकी क्या मान्यता है, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये मान्यता, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है? तो किस क्षेत्र में होगा ये? सामान्यीकरण के क्षेत्र में अधिगम संभावना है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पाक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। तो ये संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये सभी है भाई। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये सभी होगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वुडवर्थ के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। अगला, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया। देखिए, मैंने फर्स्ट से अभी तक, आप मेरे साथ अगर बने हुए हो तो आपको पता है बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो मैंने बताया था ना फर्स्ट में, कॉन्सेप्ट भाई रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चन, आप देख रहे हो किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। स्टर्न ने दिया था, विलियम स्टर्न ने। चलिए आगे, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुबुद्धि तो हमने नहीं करा था, लेकिन द्वितत्व कारक मैंने इससे पहले आपको बताया था। ठीक है, तो बहुबुद्धि जो है ये किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। ठीक है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, आपने सुना भी होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है भाई, इन चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है। तो गार्डनर, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। ठीक है, तो वह कौन सी श्रेणी है दोस्तों? वो है एक पुच्छी द्विपुच्छी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, एक पुच्छी द्विपुच्छी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि उसकी क्या होने वाली है? 125 आएगी। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पता होगा, फटाफट से कैलकुलेट करके निकालो। अगला, थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम दिया। तो थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा नियम दिया? अवलोकन का नियम दिया था उसने। ठीक है, अवलोकन का नियम दिया था उसने। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन है? ठीक है, तो शिक्षण कौशल से संबंधित श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना, या इनमें से सभी, या उपरोक्त सभी सही होंगे इसके। ठीक है, देखिए ये सभी शिक्षण कौशल में आते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। अगला, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों पुनर्बलन। ठीक है, ऑप्शन बी, सीखने की जो सक्रिय अनुबंध होता है इसमें पुनर्बलन। ठीक है, आपको प्रयोग याद होगा। चलिए आगे है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का क्या मान है? तो इसका मान है 36 मिनट सूक्ष्म शिक्षण का। ठीक है, 36 मिनट। आगे बात करेंगे, समस्यात्मक बच्चों की पहचान के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली होती है? तो ये विकासात्मक मापनी भी इसके लिए सही है। बालक का व्यक्तित्व सभी है, बालक के व्यवहार और व्यवस्थित अवलोकन, ये तीनों सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वाइगोत्स्की ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, वाइगोत्स्की। अगला, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो ये सामान्य और विशिष्ट छात्र होते हैं। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ठीक है, समावेशी शिक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए जो है क्षमता निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी और अभिप्रेरणा, ये सभी जो है इसके लिए आवश्यक है दोस्तों। 3 के 3 यानी कि उपरोक्त सभी सही होगा। मानसिक मंदता का क्या तात्पर्य है? तो यह औसत से कम मानसिक योग्यता क्या है? मानसिक मंदता का अर्थ होगा। ठीक है, औसत से कम मानसिक योग्यता। चलिए ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों की भली भांति ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों और अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। इसीलिए जो है उसको अधिगम के सिद्धांतों का अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? जो शैक्षिक सामग्री है उनका चयन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्यालयी जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये बालकों के द्वारा क्षमताओं का अर्जन ही क्या होता है? विद्यालयी जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर होती है। ठीक है, तो सम्मिलित शिक्षा की जो सफलता होती है वो अध्यापकों और अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तनों पर निर्भर होती है। ठीक है, अध्यापकों और अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तनों पर निर्भर होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि? देखिए बालिकाओं की शिक्षाओं को प्राथमिकता क्यों दी जानी चाहिए भाई? क्योंकि लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। इसीलिए जो है बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये 30 क्वेश्चन हैं जो यूटेट, ठीक है, यूटेट फर्स्ट में आए थे कब? 2019 में। अब हम फटाफट से 2019 में यूटेट सेकंड में कौन से क्वेश्चन आए थे इनको देख लेते हैं। 2019 में यूटेट 2 में जो क्वेश्चन आए थे उसका पहला क्वेश्चन था, पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं? तो ये करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है? देखिए यहाँ पर कथन दिए गए, उनके नीचे कोड दिए गए हैं, तो उन कोडों को आपको मिलाना होता है। इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कथन सही है उनको आपको सही करना है। तो इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनमें पेशी समन्वय और हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है, ये सही नहीं है। ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में सफल होते हैं, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 और 3 वाला कौन सा? ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है। ठीक है, इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं और इसमें जो है निपुणता उच्च कोटि की कैसे हो सकती है ना, क्योंकि ये अक्षम है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन जो है बीच वाला गलत हो गया, सी ऑप्शन सही होगा। आगे, इंद्रधनुष के रंगों को विबज्योर की तरह याद किया जाता है, यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक मानी जाती है? तो ये होती है खंडियन विधि दोस्तों। ठीक है, कौन सी विधि होती है? सॉरी, खंडियन विधि नहीं होगी, ये प्रथम अक्षर तकनीक विधि होगी। ठीक है, प्रथम अक्षर तकनीक विधि होगी ये। चलिए ऑप्शन डी ठीक है। प्रथम अक्षर ना विबज्योर, जैसे वायलेट है और यहाँ पर आप किसी भी कलर को देख दो रेड कहेंगे तो आप इसका पहला अक्षर याद करो ना, तो प्रथम अक्षर तकनीक होगा। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण को समझने और सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये व्यापक क्षमता इसकी होती है बुद्धि, इसको बुद्धि कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तत्क्षणिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? तो ये प्रेक्षण विधि में, ठीक है, प्रेक्षण विधि में तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए ठीक है, ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं। आगे, किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्कासित निष्क्रिय होता है? ठीक है, प्रयोज्य निष्क्रिय होता है शास्त्रीय अनुबंधन में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर इंग्लिश में समझना है आपको। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस जनरली ए सब्जेक्ट इज पैसिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये शास्त्रीय अनुबंधन में होता है, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है 6 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? ठीक है, किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति कहा जाता है? तो ये दीर्घकालीन स्मृति होता है जिसको असक्रिय स्मृति कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। उपलब्धि की आवश्यकता है, तो उपलब्धि की आवश्यकता किस में है दोस्तों? अर्जित अभिप्रेरक में होती है। ठीक है, अर्जित अभिप्रेरक, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में पूछ रहा है आपसे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है। ठीक है, ये सही है। इसकी संचयन शक्ति असीमित होती है, तो अगर सीमित होती है सही है, तो ये तो बिल्कुल सीधे सीधे
गलत हो गया। इसकी अधिकतम अवधि जो 20 से 30 सेकंड होती है, ये भी बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 वाला ऑप्शन, जिसमें डी आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो और साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है? तो वो होगा परिहार संघर्ष। दोस्तों परिहार संघर्ष। इससे पहले मैंने आपको उपागम परिहार संघर्ष बताया था, ये वाला अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो यानी कि आपको उपागम पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है दोस्तों आयोजन, उसके बाद उद्भवन, उसके बाद प्रबोधन और उसके बाद प्रमाणीकरण, ठीक है। ये जो है सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों और तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये होता है निगमनात्मक, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको, पहले नियम तर्क वगैरह दिए जाते हैं, नियम वगैरह दिए जाते हैं, तथ्यों के आधार पर होता है, बाद में क्या दिए जाते हैं? तो उदाहरण वगैरह दिए जाते हैं, और निगमनात्मक होता है। आगमन निगमन आपने विधि पढ़ी होगी। चलिए आगे है, तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम क्या है? ठीक है, तर्कणा के जो है महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम क्या है? सबसे पहले क्या किया जाता है? ऐसे इसको क्रम से लगाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले समस्या की पहचान करना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? समस्या की पहचान होगी, फिर समस्याओं की पहचान हो जाएगी, उसके बाद आंकड़ों का क्या हो जाता है? संग्रहण हो जाता है, ठीक है। आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, उसके बाद जो है दोस्तों अनुमान पर पहुंचना होता है, ठीक है। अनुमान पर फिर पहुंचा जाता है, उसके बाद जो है अनुमान के अनुसार प्रयोग करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चौथा नंबर में आ जाएगा। 5वें नंबर पर क्या आ जाएगा? निर्णय लेना। लास्ट में जो क्या किया जाएगा दोस्तों? यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं, ठीक है। तो शाब्दिक कौशल कैसे अर्जित किए जाते हैं? ठीक है, याद करके किए जाते हैं, ठीक है, याद करके किए जाते हैं, और उसके बाद दोहरा कर भी किए जाते हैं, पुनः याद करके भी किए जाते हैं, वस्तु को पहचान कर भी किए जाते हैं, यानी कि 4 के 4 द्वारा कर सकते हैं। आगे है, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं, और पारिवारिक संबंधों को, ठीक है। किस किस को मध्य बाल्यावस्था में लड़कियां ज्यादा महत्व देती हैं? वहीं पर अगर लड़कों को देखा जाए तो वो ज्यादा महत्व सामाजिक ... को देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। लड़कियां जो होती है ना, वो मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व किसको देती हैं? पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को देती हैं, ठीक है। पारस्परिक दोनों में है, ठीक है। तो पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को लड़कियां ज्यादा महत्व देती हैं। वहीं पर अगर लड़कों को देखा जाए तो वो सामाजिक प्रतिष्ठा को, सामाजिक भाषा यहाँ पर नहीं आएगा ना, ये गलत हो गया, तो सीधे सीधे सामाजिक प्रतिष्ठा आ गया, ऑप्शन ए। तो वहीं पर लड़के सामाजिक प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व देते हैं। अगला, सकारात्मक संवेगों को इन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। जो सकारात्मक संवेग है उनको किन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो उनको बढ़ाने के लिए दोस्तों तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग हैं, ठीक है, इनके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसको? सकारात्मक जो संवेग हैं, आपके इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाने के लिए। प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना, ठीक है। ये तो नहीं होगा प्रबल तरीके से, ऐसी गतिविधियों अच्छा ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है दोस्तों। आप देख, प्रतिदिन की गतिविधियां जो है ना, जो गतिविधियां उनमें आपको हैप्पीनेस ढूंढनी है और उसमें आपको संतोष ढूंढना है, चैन ढूंढना है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तीसरा है, ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं कर। भाई ऐसा कैसे होता है? जिनको पसंद करना ही आप पसंद नहीं करेंगे तो आपके वो पॉजिटिव इमोशंस में कैसे जो है कैसे इंक्रीज कर पाएंगे, कैसे बढ़ा पाएंगे? ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। किस किस में है? ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सी होगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय में नामांकन के बाद विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को क्या कहेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ड्रॉप आउट रेट बोला जाता है इसको, ठीक है, ड्रॉप आउट रेट बोला जाता है। नामांकन के बाद विद्यालय बच्चे नहीं जाते, स्कूल छोड़ देते, खाली नामांकन करते, वो ड्रॉप आउट होता है, ठीक है। ड्रॉप आउट रेट इसको बोला जाता है। अगला है, स्नेलन चार्ट का संबंध किससे है? ठीक है, तो स्नेलन चार्ट का संबंध दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, अधिगम अक्षमता या शारीरिक अक्षमता, इसका मतलब होता है दृष्टिबाधिता से संबंधित, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है।
दोस्तों कंटिन्यू 1-1.5 घंटे से बोल रहा हूं तो थोड़ा सा दिक्कत, माफी चाहता हूं इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण के लिए मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से क्या तात्पर्य है, ठीक है, यह होता है दृश्य, श्रवण, गंध और स्पर्श मल्टी अप्रोच के अंतर्गत आता है, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 हैं, थोड़ा स्क्रीन छोटी कर लेता हूं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करते हैं। तो भाई ये शिक्षा क्रम और शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को कैसे सिखाया जाए, ये सिखाने में सक्षम बने, जिससे वो सीखने या सिखाने में सक्षम बने, तो इसकी अनुशंसा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जो कथन सही है उसको बताना है आपको। दोस्तों मार्गदर्शन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है मार्गदर्शन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। बाकियों को भी आप पढ़ लो फटाफट से, मुझे पढ़ने के इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा और हम यहाँ पर भी रिवीजन कर रहे हैं। आगे, जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को, जब समीप परीक्षाएं जब आपके करीब होती तो शिक्षक को जो विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, जो आपने और हमने देखा भी है, कई शिक्षक इस कार्य को करते भी हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है, तो सहयोग की भावना जो है समूह कार्य के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। आपको समूह कार्य कराने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन कार्य को मूल्यांकित करना चाहिए, तो वो उपरोक्त सभी होना चाहिए इसका भाई, वस्तुनिष्ठ, निबंध, लघु उत्तरीय, ये सभी है, ठीक है। ऑप्शन डी, ये क्वेश्चन मैं पहले भी ऐसे बता चुका हूं, हालांकि वो दूसरे प्रकार से पूछे गए थे। आगे, जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वो विकसित करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चे क्या होता है सहयोग करना सीखते हैं, उनमें क्या चीज विकसित होती है, वो क्या विकसित करते हैं, सहकारिता, टीम भावना, समझ, ये देखिए तीन इसमें जो है ये तीनों का विकास होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, पेल देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर को सही तरीके से बता देना चाहिए, उसको सही करना चाहिए बाकी विद्यार्थियों की सहायता से, जिसमें वो भी पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत कर पाए, कुल मिला के ये कहने का मतलब है। आगे, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है, तो सीखने के रूप में आकलन जो बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण जो है करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं, बच्चों की जो शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं बच्चों के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने के लिए वर्कशीट। तो यहाँ पर भाई 3 के 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, बी और सी, यानी कि ए सही होगा यहाँ पर के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है, तो जो पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चा है तो उसके लिए मौखिक विवरण और मूर्त अनुभवों के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। जो नेत्रहीन बच्चे उनके लिए ब्रेल लिपि होती है तो उनको मूर्त अनुभव देने पड़ेंगे और मौखिक विवरण के द्वारा उनकी व्याख्या की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक को, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उस समय आकलन करते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना है, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और न कि अंकों पर, ठीक है। तो सीखने पर ध्यान अंकित करना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। तो साथियों ये 30 क्वेश्चन थे जिसमें हमने यूटेट फर्स्ट, सेकंड और 2019 से लेकर के 2021 तक के जितने भी पेपर थे, ठीक है। अभी 2022 में एग्जाम होगा, इससे पहले 2019, 20, 21 ये तीनों साल के हमने यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन करा दिए, जिसके अंदर मैंने जो है 3 साल में 1 साल में 60 क्वेश्चन हुए, ठीक है। तो 3 साल में 6 × 18, 60 × 3 करेंगे आप 180 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए। आप देख लेना इन 80 क्वेश्चनों की वीडियो अगर आपने देखी है, पहले तो मैंने इसकी वीडियोज अपने ग्रुप पे भी चैनल पे डाल रखे हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कस करके हल करके बताया है। तो 180 क्वेश्चन में से लिख के ले लो आप, 10 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते ही क्या है, इससे मिलते जुलते या दूसरे तरीके से पूछे हुए या इसी कॉन्सेप्ट से लगते हुए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और 10 क्वेश्चन आपके यहीं से अगर 10 नंबर नहीं आए तो फिर आप मुझे कमेंट करके बोलना कि सर उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, कंफर्म आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। चलिए हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना आपने। जय हिंद।